जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को विकसित करने के लिए डीआरडीओ ने किया एक नई फैसिलिटी का उद्घाटन। भारत ने रोका पाकिस्तान के लिए चिनाब नदी का पानी। पाकिस्तानी हैकर्स ने किया मल्टीपल इंडियन डिफेंस वेबसाइट्स को ब्रीच। इसरो ने स्पेस में कराई सैटेलाइट्स की डॉग फाइट। और इंडियन नेवी ने डीआरडीओ के साथ टेस्ट करी एक नई एडवांस माइन। आज डीआरडीओ चेयरमैन ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसिलिटी का उद्घाटन किया है जिसका नाम है सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी। और ये जो फैसिलिटी है इसे मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन टेक्नोलॉजी की फ्यूचरिस्टिक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए विकसित किया गया है और जहाँ पे रेलगन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी सब सिस्टम्स को भी विकसित किया जाएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो डीआरडीओ है वो अभी तक लगभग 10 मेगाजूल तक की रेलगन को ऑलरेडी विकसित कर चुकी है, जो कि 12 mm से 45 mm तक के बोर डायमीटर वाले 1 किलोग्राम के प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार से लॉन्च करने में सक्षम है। और अब इस नई फैसिलिटी के उद्घाटन के साथ इसी रेलगन वाले टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस करने पर फोकस किया जाएगा। कम से कम 100 मेगाजूल तक की रेलगन जो किसी प्रोजेक्टाइल को मैक 5 से भी अधिक की रफ्तार पर लॉन्च करने में सक्षम हो। और इस रेलगन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं। इसे एंटी टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस एप्लीकेशंस तो इनके लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। नेवी के हिसाब से शिप बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी भी है जो कि बहुत तेजी से और बहुत लंबी दूरी पर टारगेट्स को एंगेज करने में सक्षम हो। लेकिन हाँ, एक एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को विकसित करना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इसमें कई सारी चुनौतियां भी हैं। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के काम करने के तरीके के बारे में आपको सिंपल से शब्दों में समझना है तो वो कुछ ऐसे होगा। तो इसमें दो मेटल की रॉड्स होती हैं जिन्हें रेल्स कहा जाता है और वो एक दूसरे के पैरेलली प्लेस होती हैं। और फिर इन दोनों रेल्स के बीच में प्रोजेक्टाइल यानी कि बुलेट को रखा जाता है। और फिर जब एक बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों रेल्स के थ्रू फ्लो करता है तो उससे मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होती है। और यही फोर्स उस प्रोजेक्टाइल को अल्ट्रा हाई स्पीड जो कि मैक 5 से भी ज़्यादा हो सकती है तो उसके लिए पुश करता है। और इसके बेनिफिट ये है कि प्रोजेक्टाइल को फायर करने के लिए कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं चाहिए। जो प्रोजेक्टाइल फायर होता है वो सुपर हाई स्पीड में फायर होता है और किसी ट्रेडिशनल गन की तुलना में बहुत लंबी दूरी तक वो जा सकता है। बस इसमें बड़ी चुनौतियाँ ये हैं कि एक तो इसके लिए आपको बहुत ही मैसिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा यह कि इस दौरान हाई स्पीड फ्रिक्शन की वजह से भारी मात्रा में एक्सट्रीम हीट जनरेट होती है और जिस वजह से इसकी जो मेटल की रेल्स होती हैं वो जल्दी जल्दी डैमेज भी होती है, यानी कि फ्रिक्वेंटली आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसके अलावा अन्य मेंटेनेंस इश्यूज भी इसमें रहते हैं। और फिलहाल अभी तक बड़े साइज़ की ही रेल गन्स देखी गई हैं जिन्हें मोस्टली बड़ी वॉरशिप से ही टेस्ट किया गया है, यानी कि प्रैक्टिकली अभी टैंक्स या फिर हाथों से यूज़ करने वाली रेल गन ऐसी नहीं देखी गई है। हालांकि चीन के बारे में सुनने को आया है कि वो ऑलरेडी ऐसी रेलगन पर काम कर रहा है जिसको एक राइफल की तरह इस्तेमाल किया जा सके, पर फिलहाल वो भी अभी डेवलपिंग स्टेज में है। इसके अलावा इस रेलगन में एक प्रॉब्लम अभी ये भी है कि जो प्रोजेक्टाइल इससे फायर होता है भले उसकी स्पीड हाइपरसोनिक होती है लेकिन उसको एक्यूरेटली टारगेट तक पहुंचाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। और बाकी अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में समझना है तो इस पर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस हमने पहले बनाई हैं, आप उनके माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाकिस्तान का एक हैकर ग्रुप जो कि अपने आप को पाकिस्तान साइबर फोर्स की तरह इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इनका ये दावा है कि इन्होंने भारत की मल्टीपल डिफेंस वेबसाइट्स को ब्रीच किया है और उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया है। और इनके दावे के मुताबिक इन्होंने इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस और ऐसी अन्य वेबसाइट्स को भी हैक किया है। हालांकि मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के जो सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उनकी वेबसाइट के हैक होने वाले दावे को डिनाई किया है। और आपको बता दें कि ये भारतीय रक्षा मंत्रालय का ऑफिशियल थिंक टैंक है। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि जो ये पाकिस्तानी हैकर ग्रुप क्लेम कर रहा है तो संभावित रूप से इन्होंने डिफेंस पर्सन से संबंधित पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और इसके अलावा इन्होंने भारत के डिफेंस पीएसयू आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को भी डिफेस करने का प्रयास किया था। और फिर प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ये जो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट है तो उसे ऑफलाइन कर दिया गया था। बाकी इस तरह के किसी भी एडिशनल साइबर अटैक को डिटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और एजेंसीज सक्रिय रूप से साइबर स्पेस को मॉनिटर कर रही हैं। और पहलगाम वाले हमले के बाद से ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैकर्स का भारत पर दूसरा बड़ा साइबर अटैक है। इससे पहले उन्होंने इंडियन आर्मी की वेबसाइट्स को टारगेट करने का प्रयास किया था लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए थे। और अब इस दूसरे अटैक में वो कितने सफल हुए हैं तो इसके बारे में भी डिटेल्स आनी बाकी है। इसके अलावा सोमवार को पाकिस्तान की मिलिट्री ने एक और मिसाइल को टेस्ट फायर किया था और 2 दिनों के अंदर ये पाकिस्तान की मिसाइल का दूसरा टेस्ट है जिसमें 120 किलोमीटर तक की रेंज वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल को टेस्ट किया गया है। और पाकिस्तानी मिलिट्री के स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो लॉन्च है ये उनके ट्रूप्स की ऑपरेशन रेडीनेस को सुनिश्चित करने और मिसाइल के महत्वपूर्ण टेक्निकल पैरामीटर्स को वैलिडेट करने के लिए था। और इस टेस्ट को लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का यह कहना है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो मजबूत हाथों में है
और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान जो ये मिसाइल्स के टेस्ट कर रहा है ये अपनी एक एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर कर रहा है और इस एक्सरसाइज का नाम उन्होंने रखा है इंडस। और वैसे इंडस से याद आया, ये तो आप सभी जानती हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने फ्रीज कर दिया है और फिर उसके बाद पाकिस्तान के कुछ अतरंगी मिनिस्टरों की तरफ से भारत को दुनिया भर की धमकी दी गई थी पानी ना रोकने के लिए। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान अपने इंडस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता रह गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने बगलिहार डैम के माध्यम से चिनाब नदी के पानी के फ्लो को कम कर दिया है। जबकि पहले इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर भारत समर सीजन में इस नदी के फ्लो को कम नहीं कर सकता था, वो केवल अगस्त में ही होता था, लेकिन इस बार भारत ने समर में ही कर दिया है। और चिनाब नदी का पानी कम हो जाने की वजह से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में जो उनको धान गन्ने जैसी प्रमुख फसलों की सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता था, वो पानी उन्हें नहीं मिलेगा। और ये तो केवल शुरुआत है, जबकि झेलम नदी का भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और हम तो पाकिस्तान को रिकमेंड करेंगे कि जब सूखा पड़ जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो फिर वहाँ पे आप करोगे क्या, ऐसा करना मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी बना लेना और फिर टेस्ट करते रहना अपनी छिटपुट मिसाइल्स। या फिर एक चीज़ और कर सकते हो कि सब मिलकर एक गाना गाना, काले मेघा पानी तो बरसाओ। पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा टीम है उसके द्वारा एक फेक लेटर सर्कुलेट किया जा रहा है और उसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि ये लेटर इंडियन आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भेजा है। और इस फेक लेटर के माध्यम से बस वो यही प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की मिलिट्री के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान के इस तरह के मैलिशियस अटेम्प्ट से सावधान रहें, जो कि ग्रेट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से एक और फेक वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मोटराइज पैराशूट्स और मशीन गन्स का इस्तेमाल करके भारत पर हमला किया है। और जिस वीडियो के माध्यम से वो क्लेम कर रहे हैं वो वीडियो अभी की भी नहीं है बल्कि पुरानी है। और ये उस इंसिडेंट की वीडियो है जो कि मनाली के पास हुआ था, जब कुछ पैराग्लाइडर्स तूफान की चपेट में आने की वजह से बाल बचे थे। इस तरह से अभी जो कुछ दिनों पहले गंगा एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग्स परफॉर्म करी थी, तो अब उसी एक्टिविटी को लेकर पाकिस्तानी अकाउंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि इस ड्रिल के दौरान जो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया था। और इसके साथ वो एक वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। तो आपको स्पष्ट करते कि जो वीडियो वो दिखा रहे हैं वो MiG-27 के क्रैश की है और वो 2013 की है, जो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है। और बाकी अपने सिविलियंस को पागल बनाने के लिए पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं वो इस तरह की वीडियोस भी काफ़ी वायरल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने हाल ही में LOC को विजिट किया है और अपने ट्रूप्स के हौसले को बढ़ाया है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जिस वीडियोज़ और फुटेज के माध्यम से वो क्लेम कर रहे हैं वो फुटेज भी 2024 की है, यानी कि वो रिसेंट विजिट की फ़ोटोज़ नहीं है। और बाकी पाकिस्तान के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं तो वो अभी भी इस डिलुलू में जी रहे हैं कि पाकिस्तान के JF-17 ने भारत के रफाल को 4 मिनट के लिए जैम किया था। और इस तरह के क्लेम देखकर हमको बस यही पूछना है कि अभी कौन सी क्वालिटी वाला माल आप फूंक रहे हैं और कहाँ से आ रहा है। और बाकी एक तरफ जहाँ पाकिस्तान की मिलिट्री अपने पूरे प्रोपेगेंडा के साथ ये साबित करने में लगी पड़ी कि वो पूरी तरह से तैयार है, उनके पास दुनिया के सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है, दुनिया की बेस्ट मिलिट्री है, दुनिया की बेस्ट नेवी है और पाकिस्तान की जनता उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। जैसे कि इस्लामाबाद में एक बहुत ही फेमस लाल मस्जिद है, तो वहाँ की एक वीडियो आई है। तो उस वीडियो में मस्जिद का जो मौलवी है वो वहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर भारत के साथ वॉर शुरू हुआ तो कौन कौन पाकिस्तान के साथ खड़े होगा, अपने हाथ उठाओ। और कमाल की बात यह कि किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, उल्टा वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। और वो सन्नाटा पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस फेक वॉर क्राई से बहुत ज़्यादा लाउड है। बाकी एक बड़ा अपडेट यह है, जो कि भारत के राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़े खतरे से कम नहीं है, कि मुरादाबाद में 22 पाकिस्तानी महिलाओं को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ास के साथ यहाँ पे रह रही थी और उन्होंने भारत में लगभग 95 बच्चों को जन्म दिया है। और इन सभी महिलाओं के पास पाकिस्तानी नागरिकता है, जबकि इनके बच्चों ने भारतीय नागरिकता एक्वायर करी है। और जिन 95 बच्चों को इन्होंने जन्म दिया है तो उनमें से कईयों ने तो शादी भी कर ली है। और इस तरह से मिलाकर इनकी टोटल फैमिलीज़ में 500 से ज़्यादा लोग हैं और हर एक फैमिली आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट भी रखती है। हालांकि ये डॉक्यूमेंट उन महिलाओं को भारत की नागरिकता तो नहीं देते हैं, लेकिन उनके माध्यम से वो भारत की जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको एक्सेस जरूर कर पाती हैं। और पुलिस के मुताबिक इन सभी ने नागरिकता के लिए अप्लाई भी किया था। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत को अपने लॉन्ग टर्म वीज़ास की पॉलिसी पर भी ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को कई अलग अलग राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स को कंडक्ट करने के निर्देश दिए ताकि सिविलियंस की इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाया जा सके। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रिल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण एक्शंस पर फोकस किया जाएगा, जैसे कि एयर रेड वार्निंग सायरन्स को ऑपरेशनलाइज करना, सिविल डिफेंस एस्पेक्ट्स के तौर पर अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है तो उसके लिए सिविलियंस को ट्रेन करना, कुछ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स के प्रोविजंस, महत्वपूर्ण प्लांट्स और इंस्टॉलेशंस के अर्ली कैमोफ्लेजिंग और इवैक्यूएशन प्लान्स को अपडेट करना और उनकी रिहर्सल करना। बाकी एक तरफ जहां भारत में एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे कि पहले नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ ने कल PM मोदी को ब्रीफ किया था और फिर उसके बाद आज डिफेंस सेक्रेटरी और NSA अजीत डोभाल ने भी PM मोदी को ब्रीफ किया है। तो इन मीटिंग्स का जो असर है वो हमारे पड़ोस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में मिलिट्री एक्शन तो शामिल रहेगा,
बस पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि भारत किस तरह का मिलिट्री एक्शन करेगा, कब करेगा और कहाँ करेगा। और अगर सीधे सीधे कहा जाए तो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि उनकी मिलिट्री की जो भविष्य में मास लेवल की पैंट रिमूविंग सेरेमनी होने वाली है वो कहाँ पे होगी, क्योंकि उन्हें तैयारियां भी तो करनी है। और वैसे इस पैंट रिमूविंग सेरेमनी से याद आया, कल के वीडियो में हमने एक कमेंट देखा था जिस पर उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को भी अपनी पैंट उतारने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेक्ट करना चाहेंगे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की पैंट रिमूविंग सेरेमनी नहीं होती है, बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं तो भारत के एक्शन के बाद इजैकुलेट करेंगे। आबिदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इजैकुलेट नहीं किया। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। और यही चीज़ पाकिस्तान के एंजाइटी लेवल को दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान है वो तरह तरह की कोशिशें कर रहा है, और अब ऐसी एक कोशिश के बीच पाकिस्तान ने यूएनएससी की क्लोज डोर मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करा था। और यूएनएससी की जो एक क्लोज डोर मीटिंग है ये भारत के समय के अनुसार सुबह 12:30 बजे होगी। अब जो एक क्लोज डोर मीटिंग होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो भी डिस्कस होगा वो 4 दीवारी के अंदर ही होता है। बाकी मीटिंग पूरी होने के बाद इसमें जो राजदूत हैं वो बाहर आकर अपनी अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। और इसी तरह की मीटिंग पाकिस्तान ने चीन के माध्यम से तब भी करवाई थी जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। बस उस समय पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर चीन के द्वारा मीटिंग कंडक्ट हुई थी, और इस बार डायरेक्टली पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हो रही है। और 2019 वाली मीटिंग में कुछ भी आउटकम नहीं निकला था पाकिस्तान के पक्ष में। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के मामले में चीन को भी कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला था। और इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब जो लेटेस्ट मीटिंग पाकिस्तान ने बुलवाई है तो इसका भी कोई आउटकम आने वाला है नहीं। बाकी जम्मू कश्मीर के मामले में भारत की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है कि अगर इसके स्टेटस में कुछ भी बदलाव की जरूरत है तो वो यही है कि पाकिस्तान को पीओजे खाली करना है, जिस पर उसने अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। और बाकी पाकिस्तान अभी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है, तो वो उसी पोजीशन का इस्तेमाल करके मीटिंग बुलवा रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान को बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग करने की पुरानी आदत है। और जबकि पहलगाम को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 से बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और इस सीरीज में जो लेटेस्ट कन्वर्सेशन हुई है वो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई है, जिसमें रशियन राष्ट्रपति ने इस हमले की कड़ी निंदा करी है और भारत के प्रति अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है। और इस दौरान जहां एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री ने रशियन राष्ट्रपति को अपकमिंग विक्ट्री डे की शुभकामनाएं दी हैं, वहीं इसी बीच रशियन राष्ट्रपति ने एनुअल बायलैटरल समिट के लिए भारत की विजिट के लिए भारत के इन्विटेशन को भी स्वीकार किया है। और रशियन राष्ट्रपति का भी क्लियरली कहना है कि पहलगाम हमले के जो भी दोषी हैं और जो भी उनके समर्थक हैं उनको न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। बाकी पाकिस्तान की मीडिया जहां एक तरफ अपने नागरिकों को ये दिलासा देने में लगी है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पर एक्चुअल में हो यह रहा है कि पाकिस्तान के साथ अभी अजरबैजान, टर्की और चीन ही दिखे हैं। और उसमें से भी केवल चीन है जो एक्चुअल में पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से भारत के लिए खतरा बन सकता है। और हाँ, बाकी टर्की की एक वॉरशिप भी कराची पोर्ट में पहुंची है, और जिसे पाकिस्तान केवल एक गुडविल विजिट के तौर पर दिखा रहा है। वो बात अलग है कि इसकी टाइमिंग कुछ और ही बता रही है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने स्पेस में सैटेलाइट्स की डॉग फाइट परफॉर्म करी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। करीब महीना भर पहले अमेरिका ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि जो चीन है वो स्पेस में सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके डॉग फाइट्स की तरह मॉक ड्रिल्स को कंडक्ट कर रहा है। और अब ये सिमिलर सी कैपेबिलिटी भारत ने अपनी उन सैटेलाइट्स के माध्यम से अचीव करी है जो कि भारत के स्पीड एक्स मिशन का हिस्सा थे। यहाँ पे डॉग फाइट का मतलब है कि स्पेस में 2 सैटेलाइट्स के मनोवर्स कराए गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 2 फाइटर जेट्स आपस में डॉग फाइट करते समय करते हैं। लेकिन इस डॉग फाइट की खास बात यह है कि ये हुई है 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर, जिसमें मनोवर करती हुई एक सैटेलाइट ने दूसरे सैटेलाइट को चेस किया। और इसमें भी सबसे कमाल की बात यह है कि इसरो का ये कोई ऐसा प्लान मिशन नहीं था, बल्कि इसरो ने जो स्पेड एक्स मिशन परफॉर्म किया था तो उसके बाद जो फ्यूल बच गया था तो इसरो ने सोचा क्यों ना उस फ्यूल का इस्तेमाल इस कैपेबिलिटी को ही टेस्ट करने के लिए कर लिया जाए। यानी कि इसरो के किसी भी ओरिजिनल मिशन प्लान का हिस्सा नहीं था। मतलब ये इसरो की कैपेबिलिटी है कि वो अपने मिशंस को इतना फ्यूल एफिशिएंट बनाता है कि वो ऐसा एवरेज देती हैं कि शायद मारुति की कार भी उतना एवरेज नहीं देती होगी। और स्पेड एक्स मिशन में जो सैटेलाइट्स शामिल थी उनमें 50% तक का फ्यूल बच गया था उस स्पेड एक्स मिशन को पूरा करने के बाद। फिर इसरो ने सोचा क्यों ना उस बचे हुए फ्यूल का इस्तेमाल इस सैटेलाइट टू सैटेलाइट मनूवरिंग को परफॉर्म करने के लिए ही कर लिया जाए, जो कि तकनीकी रूप से काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट एक्टिविटी होती है। बाकी आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में अपने जापानीज काउंटर पार्ट के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी। और इस मीटिंग के दौरान जापान के रक्षा मंत्री ने भी पहलगाम हमले की निंदा करते हुए भारत के प्रति अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन को और भी मजबूत करने के लिए अलग अलग तरीकों को डिस्कस किया गया है, और जिसमें टैंक इंजन्स और एरो इंजन्स के मामले में कोलैबोरेशन भी शामिल है। और इसके अलावा दोनों कंट्रीज साइबर और स्पेस जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी अपने कोऑपरेशन को आगे ले जाने के लिए सहमत हुए हैं। और वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने जापानीज काउंटर पार्ट को यह भी कहा है कि हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर से जापानीज इन्वेस्टमेंट को कम करने पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है ये डायरेक्टली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करती है।
और बाकी आज डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने सफलतापूर्वक स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किए गए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन को टेस्ट किया था और जिसमें रिड्यूस एक्सप्लोजिव के साथ इसकी कॉम्बैट फायरिंग कंडक्ट की गई है। ये जो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है यानी कि MIGM, तो इसे शिप्स, सबमरीन्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, तो इन सभी से डिप्लॉय किया जा सकता है। और ये माइन 2 तरह के मोड्स में ऑपरेट करती है, केबल कंट्रोल मोड या फिर ऑटोनॉमस मोड। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार नीलम सिंह, नायक अरविंद कुमार, लांस नायक रुचिन सिंह रावत, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री और पैराट्रूपर प्रमोद नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन विजय सिंह गौड़ वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सलमान अहमद खान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि पिनाका रॉकेट की मैक्सिमम फायरिंग रेंज कितनी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।